रिकॉर्डिंग स्टार्ट। स्पर्मेटोलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें हम कल बताए थे क्या क्या चेंज आता है। न्यूक्लियर चेंज, न्यूक्लियस ऐसा से ऐसा हो गया। फिर एक्रोसोमल चेंज, ऐसा हो गया, ठीक है। टेल में चेंज आता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल और माइटोकॉन्ड्रियल हेलिक्स। कल हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे। इस गेंदा आ गई, कल हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, आप लोग इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा है सब लोगों को? ये जो लिखा हुआ ये सब क्लियर है या इसको मैग्नीफाई करें? एक्सियल फिलामेंट दिख रहा है, पढ़ पा रहे हो आप लोग? यस सर। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है? एक सेल है कि दो सेल है कि बहुत सारा सेल है? कितना सेल है यहाँ पर? 1 सेल है। हाँ, 1 सेल है। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये लग रहा है कि बहुत कैसा स्ट्रक्चर है, बहुत सारा सेल है। ये एक ही सेल है जिसका साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और उसके ऊपर इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स से डिराइव होके एक्रोसोम, सेंट्रियोल से डिराइव होकर के इसका फ्लैजेलम, सब इस ढंग से अरेंज हो गया है। सो इट इज ए सिंगल स्पेशलाइज्ड सेल। कैसा सेल है? स्पेशल तरह का सेल है, बट modified for swimming and delivering itself into the ovum। ठीक है, इस तरह से मॉडिफाई हुआ है कि ये स्विम हो और डिलीवर करे। किसको डिलीवर करे? अपने न्यूक्लियस को। मेन जो है इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, इस पूरे न्यूक्लियस को प्लस सेंट्रियोल भी। कल हम बताए थे 2 तरह का सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल तो यूज हो जाता है आपका टेल में, इसका टेल बनाने में, स्पर्म का टेल। और इस फोटो में डिस्टल सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है क्लियर जो है आपको नहीं यहां पर दिखाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए। पीछे यहां नीचे की तरफ सबसे मतलब न्यूक्लियस में ये यहां पर ग्रूव होता है, मतलब एक डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन में, हेड रीजन में जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन में होता है पहले प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और उसके बाद नीचे में होता है डिस्टल सेंट्रियोल, और डिस्टल सेंट्रियोल के नीचे में होता है रिंग सेंट्रियोल। 3 तरह के सेंट्रियोल होते हैं। रिंग सेंट्रियोल आर नॉट द रियल सेंट्रियोल, दे आर स्यूडो सेंट्रियोल। हम बाद में बताएंगे इस चैप्टर के लास्ट में कि वो उसका क्या रोल है। अभी तक भी उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं समझ में आया है, साइंटिस्ट लोग को रिसर्च चल रहा है किस लिए होता है रिंग सेंट्रियोल, बट द रिंग सेंट्रियोल इज नॉट द ओरिजिनल सेंट्रियोल। मेन क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से तो इसका पूंछ बन गया, टेल बन गया, इससे सारे फाइबर एक्सियल फिलामेंट्स निकलेंगे डिस्टल सेंट्रियोल से अटैच होकर के, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऊपर में रह जाता है अकेला, और उस डिप्रेशन में, हेड के डिप्रेशन ग्रुप में वो सुरक्षित रहता है। तब तक
जब तक वो जायगोट से फ्यूज नहीं करता है। तो जायगोट से जब फ्यूज करता है फर्टिलाइजेशन में, तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट में दैट प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल टेक्स पार्ट। करेक्ट? समझ में आई मेरी बात? हेलो? Yes, sir. तो इसका साइज क्या है? बहुत छोटा है। इट इज वेरी स्मॉल, ओनली ए फ्यू माइक्रोन्स इन साइज, बट हैज ए लॉन्ग टेल और फ्लैजेलम, एंड इट इज एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बाहर पतला सा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Some form of extragenous coat is also present, which is responsible for some of the antigenic properties of the spermatozoon and for the specificity of sperm-egg interaction. ये जो है कहने का मतलब है कि जब ये प्रोड्यूस होता है स्पर्म, तो सिर्फ स्पर्म ही प्रोड्यूस नहीं होता है। मेल गैमिट जब प्रोड्यूस होता है तो इट सिक्रीटेड एज ए और प्रोड्यूस्ड एज ए सीमेन, और उस सीमन में स्पर्म्स होते हैं। तो देयर विल बी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन, ठीक है। तो सीमन इज एक्सोजीनस इन ओरिजिन, ठीक है। तो इनसाइड द सीमेन उसमें न्यूट्रिशन वगैरह होता है स्पर्म के लिए। तो दैट एक्सोजीनस ओरिजिन जो है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी यहां पर कोट कर देता है, जिसकी वजह से इसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प मिलता है। स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है एग और स्पर्म का, स्पीसीज स्पेसिफिक। ह्यूमन का स्पर्म से ही फ्यूज करेगा, स्पेसिफिक, बिकॉज ऑफ द एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सोजीनस कोड which is imparted on the sperm plasma membrane when it is in the semen. Clear है? Yes, sir. Okay. So based upon आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखे होंगे तो आप नोट किए होंगे कि इसके स्ट्रक्चर में एक हेड रीजन है, एक मिडिल पीस है एंड एक फ्लैजेलम। हेड रीजन है, यहां से यहां तक हेड, ये मिडिल पीस, और एक टेल रीजन है फ्लैजेलम में। फ्लैजेलम जो है यहां से यहां तक हो गया इंक्लूडिंग एंड पीस, ठीक है, पूरा यहां से यहां तक फ्लैजेलम है, बट द एंड पीस इज देयर। ये थोड़ा सा मतलब समझ लो कि बहुत सारी छोटी पतली पतली यहाँ से रस्सियां, रोप्स टाइप का, मतलब 9+2 का अरेंजमेंट होता है फाइबर्स का, यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट्स का। तो यहाँ से शुरू होता है और वो धीरे 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 ये इधर टेपर होते जाता है, पतला होते जाता है, और टेपर होते गया, मान ले कुछ फिलामेंट यहीं पर छूट गया, कुछ यहाँ पर छूटा बंद हुआ, कुछ यहाँ पर छूटा, कुछ यहाँ पर छूटा, सबसे लंबा वाला यहाँ तक रह गया। इसी तरह ये टेपर होते जाता है, ये एक्सियल फिलामेंट्स, और टेपर होते होते लास्ट एंड हो जाता। तो यही है इसका एंड पीस, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ नहीं होता है। तो इसका 3 रीजन है, हेड रीजन आपका, मिडिल पीस एंड टेल रीजन। तो अब आते हैं इसके हेड पीस की तरफ। तो हेड पीस इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोन and it is conical, but its shape varies considerably depending upon species to species. इसका शेप वैरी होते रहता है, जैसे लॉन्ग सिलेंडर, लंबा भी होता है, पतला लंबा जैसा भी हो सकता है, स्फेरॉइडल पूरा गोल जैसा हो सकता है, टिलोस्ट में गोल होता है, रॉड शेप भी हो सकता है एम्फीबियंस में, ठीक है। इन ह्यूमंस इट इज स्पून शेप्ड और शॉर्ट एंड फ्लैट, ठीक है। रैबिट में ये मतलब हुक होता है, हुक शेप्ड,
ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, बस इतना जान लो आप लोग। फिर आगे इसी हेड में एक्रोसोम होता है एंड न्यूक्लियस भी होता है। तो आप देखेंगे ये येलो ब्राउनिश कलर का आपको जो यहाँ दिख रहा है, दिस इज एक्रोसोम। दिख रहा है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. this is acrosome which is filled with the proteases enzymes. This acrosome. एक्रोसोम के ऊपर में आप यहाँ थोड़ा और इलाज करके देखेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन कहिए। यहाँ ऊपर में सेल मेम्ब्रेन के बाद ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम कहाँ से आया था? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो सबसे बड़का वैक्यूल जो था ना, वेसिकल, वो सब फ्यूज हो के बड़ा बना लिया वैक्यूल, और उसमें सारा प्रोटीज इकट्ठा हो गया। वो चारों तरफ ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये 3 डायमेंशनली सोचोगे तो जैसे डोसा बनाते हैं ना कढ़ाई के ऊपर रख के, तो ऐसे समझ लो कि ये ऊपर से पसर गया यहाँ ऊपर से। तो ये एक्रोसोम है। तो स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्रोसोम इज फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म। तो ये वाला स्पेस यहाँ व्हाइट जैसा जो दिख रहा है, दिस स्पेस, और दिस स्पेस इज आल्सो इज फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म, थिन साइटोप्लाज्म। सोच लो कितना कम साइटोप्लाज्म ये रखा है अपने लिए, बस यह इसका एडेप्टेशन है। तो हेड इज फॉर्म ऑफ दिस एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज दिस वन, दिस, ये पूरा ब्लू जो है ये न्यूक्लियस है, और ये ब्लैक वाला जो है ये वैक्यूल है। इसको न्यूक्लियस मत समझ लेना, ये न्यूक्लियर वैक्यूल्स है। न्यूक्लियस के अंदर वाइड है, खाली जगह है, यहाँ कुछ होगा, ठीक है ना, हवा पानी कुछ होगा। तो ये जो है ब्लू वाला, यहाँ पूरा डीएनए है, ये पूरा न्यूक्लियस है। सो अब हम लोग समझते हैं एक्रोसोम को। एक्रोसोम क्या है? एंटीरियर टिप है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। स्पर्म हेड है, इसलिए इसको स्पर्म हेड का एंटीरियर टिप बोलते हैं, एंटीरियर टिप ऑफ द स्पर्म हेड, ठीक है। और ये डिफरेंशिएटेड है स्पर्म एक्रोसोम में, इसलिए इसका नाम डिफरेंशिएटेड है और इसका नाम एक्रोसोम है। एक्रोसोम एंड इट इज कैप लाइक स्ट्रक्चर, वेरिंग ग्रेटली इन साइज एंड अपीयरेंस। ये भी बता चुके हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में फॉर्म होता है, ठीक है, स्पर्म, एंड इट हेल्प्स द स्पर्मेटोजू to penetrate through the egg membranes and to establish connection with the egg cytoplasm. egg membrane को penetrate करने में help करता है। प्रोटीएजेस जो है egg membrane के ऊपर जो प्रोटीन होगा सबको डिजोल्व कर देता है, एंड यहाँ इसका जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस गोज इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ एग। और बाद में इस न्यूक्लियस का जो एनवेलप है, यहाँ पर जो एनवेलप है, यह एग के न्यूक्लियर एनवेलप में फ्यूज करता है। इसके एनवेलप और एग के न्यूक्लियर एनवेलप के फ्यूज करने के बाद डीएनए कंटेंट गेट्स मिक्स्ड विद द डीएनए कंटेंट ऑफ द ओवम। तो कुछ लोग इसको एक्रोसोम का नाम परफोरेटोरियम भी रखे हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये परफोरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है इसको एक्रोसोमल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। इट कंटेन्स प्रोटीएजेस, बता चुके हैं, पॉली एंड सम एक्रोसोमल पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। द एंजाइम प्रोटीएजेस आर टिश्यू लाइटिक एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्म इन द एग। अभी टाइम आउट हो जाएगा 10 मिनट में, तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बता चुके हैं क्या चीज ट्रांसफर करना है स्पर्म से एग में? 2 चीज ट्रांसफर करना है, ठीक है, बता सकते हो आप लोग, न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। अब हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ते हैं।
The sperm nucleus consists almost entirely of DNA and protein. DNA is present in quiescent state, मतलब पूरा साइलेंस्ड है। एक तो हैप्लॉइड है, एन है, तो जीन ऐसे ही एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। जीन तभी एक्सप्रेस होगा जब क्रोमोसोम होमोलोगस होगा। वही जीन एक्सप्रेस होगा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम तो है नहीं, एक ही क्रोमोसोम है। 23 पेयर्स होता है डिप्लॉयड में, यहाँ पर 23 ही है। तो यहाँ पर जीन एक्सप्रेस नहीं हो सकता, इसलिए ये पूरा साइलेंट है। एंड इज सो डेंसली पैक्ड दैट द क्लियर स्ट्रक्चर पैटर्न कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, और बहुत ही ज्यादा डेंसली पैक्ड है। द प्रोटीन प्रेजेंट इज प्राइमरली ऑफ बेसिक और हिस्टोन टाइप, मतलब डीएनए के पैकिंग के लिए बेसिक प्रोटीन चाहिए, क्योंकि डीएनए का नाम ही है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड है वो, निगेटिव चार्ज है उसके फॉस्फेट ग्रुप्स पर। तो इसको पैक करने के लिए सब निगेटिवली चार्ज है, एंड दिस इज अ पॉलीमर, ए फाइबर, तो उसको कैसे पैक करेंगे? पूरा निगेटिव चार्ज है तो वो निगेटिव रिपेल कर देगा ना, उसको बंडल बनाएंगे तो, पैकिंग करोगे तो एक ओवरलैप होगा तो रिपेल होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए बेसिक प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन, उसमें बेसिक अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा होता है हिस्टोन्स में, तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं हिस्टोन्स पर। तो वो पॉजिटिव चार्ज जो हिस्टोन्स का है वो डीएनए के निगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे उसका पैकिंग करने में हेल्प मिलता है। तो सबसे ज्यादा इस बस उसी प्रोटीन का काम है, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन, और ये आपका क्या बोलते हैं, डीएनए। And the shape of the nucleus also differs in various groups. जैसे एक्रोसोम का शेप डिफर कर रहा था स्पीसीज टू स्पीसीज, न्यूक्लियस का भी शेप स्पीसीज टू स्पीसीज डिफर करते रहता है। कहीं ट्रंकेटेड होता है जैसे इन सी अर्चिन, ठीक है, रैबिट में ओवल और डिस्क टाइप का होता है, एंड बायलोप्ड इन ओयस्टर। And point to be noted here is posterior margin of the nucleus is depressed to accommodate the proximal centriole. ये पॉइंट हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। पोस्टेरियर मार्जिन यानी ये वाला, एंटीरियर मार्जिन ऊपर वाला था, ठीक है। पोस्टेरियर मार्जिन ऑफ द न्यूक्लियस इज डिप्रेस्ड, ये धंसा हुआ है, टू एकोमोडेट द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। यहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाएगा जायगोट में, उसके नीचे है डिस्टल सेंट्रियोल, जिस डिस्टल सेंट्रियोल से ये फ्लैजेलम के फाइबर्स निकल रहे हैं या अटैच्ड है, उसके नीचे है आपका कौन सा, सेंट्रल रिंग सेंट्रियोल, ठीक है। रिंग सेंट्रियोल यहाँ पर नहीं है पिक्चर में शो, लेकिन होता है, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जान लो। मतलब सर इसमें सेंट्रियोल 2-3 पार्ट में बटा हुआ है। अरे बाबू नहीं सब लोग, सेल डिवीजन होगा, अब देखो कल भी हम समझाए थे, सेल डिवीजन होगा तो 2 सेंट्रियोल लगेगा ना, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, एक ऊपर खींचेगा एक सेल से 2 सेल, तो दोनों सेल में इक्वल आधा आधा जाए, 50-50% जीनोम डिवाइड हो। इसके लिए क्या चाहिए कि दोनों तरफ से एक पुलिंग फोर्स हो, पुलिंग पावर हो, जो कि इक्वली सेग्रीगेट करे क्रोमोसोम्स को। ऐसा नहीं हो कि 60-40 हो जाए, 7 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीनोम। तो क्या होता है, हाँ वो तो एक सेंट्रियोल, हाँ दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों ध्रुव पर, जो कि होमोलोगस, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड अप होते हैं, साथ साथ अलाइन होते हैं, मियोसिस पर हो गए, तब आप लोग पिछले सेमेस्टर में था ना, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम, एक होमोलोगस जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो दो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम नंबर 1 वाला पेयर है, होमोलोगस पेयर है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 एगो क्रोमोसोम नंबर 1 को ऊपर वाला सेंट्रियोल खींचेगा, एक क्रोमोसोम नंबर 1 को नीचे वाला खींचेगा। ऊपर वाला हो गया क्या, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और नीचे वाला हो गया डिस्टल सेंट्रियोल।
ठीक है, तो जब भी सेल डिवीजन होगा तो दो सेंट्रियोल तो हमेशा लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो वो जी सर। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल जो है यहाँ पर कहाँ से? वही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से गया आपका स्पर्मेटिड से मेटामॉर्फोसिस के द्वारा दोनों को रख लिया, काम का चीज है भैया। साइटोप्लाज्म को निकाल दिया, पानी को दिखाया ना सर उसके पिछले वाला फोटो में चेंजेस, जो जो काम का चीज था उसको रख लिया ये। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियल को ये धंसा के यहाँ पर रख लिया, अपने गोदी में छुपा लिया, और डिस्टल सेंट्रियल को नीचे, जिससे इसका फ्लैजिलम बना। प्रॉक्सिमल सेंट्रियल काम आएगा जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट को एकदम इमीडिएटली डिवाइड करना होता है, तुरंत के तुरंत। वो अब सेंट्रियोल बनाने नहीं जाएगा। सेंट्रियोल क्या है? एक प्रोटीन है। प्रोटीन एक स्ट्रक्चर है। प्रोटीन का एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल। अब उसको बनाने जाएगा, उसमें टाइम जाएगा उसका, जायगोट का, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो वो उसको रेडीमेड चाहिए सेंट्रियोल, तो उसी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को यूज कर लेता है फॉर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट। तो उसके नीचे होता है एक रिंग सेंट्रियोल, आगे हम बताएंगे, वो बाद में आता है। उसका ओरिजिन है, वो एक्चुअली में सेंट्रियोल नहीं है, उसका नाम जबरदस्ती सेंट्रियोल रख दिया गया है, फॉल्स सेंट्रियोल होता है, रिंग सेंट्रियोल। कहां पर थे हम लोग? न्यूक्लियस बता ही दिए थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है। जी सर। पॉइंट क्लियर हुआ है? अच्छा सवाल की हो, पूछना चाहिए। जहां पर क्वेश्चन नहीं किसी को समझ में आया जरूर पूछो। मतलब ये इसमें यही हुआ ना कि ओवम से फ्यूज होने के लिए सिर्फ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का ही यूज होता है, यही ना सर? हाँ, डिजिटल सेंट्रियोल तो यूज हो गया ना एक बार। हाँ, वो उसका यूज सेंट्रियोल हो यूज गया, हो मतलब जाएगा। हाँ, क्योंकि हाँ, सेंट्रियोल से फाइबर अटैच्ड है, ये इसका फिलामेंट। जायगोट बनने के लिए हमको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का यूज होगा, यही बात है ना? जायगोट बनने के लिए नहीं बाबा, जायगोट तो ऑलरेडी मतलब जब वो हाँ, फ्यूज होगा ओवम से, जब फ्यूज, हाँ, जायगोट डिवीजन के लिए, सर जायगोट डिवीजन के जायगोट लिए, के अच्छा फर्स्ट डिवीजन के लिए, पहला जब 1 से 2, हाँ, अच्छा, जायगोट के फर्स्ट डिवीजन के लिए, अच्छा सर। जब 1 से 2 होगा, वो जब 2 हो जाएगा उसके बाद तो फिर सबका अपना अपना है ही। क्योंकि जब 1 से 2 हुआ तो फिर सबका अपना अपना बना सेंट्रियोल। फर्स्ट डिवीजन में जो है वो स्पर्म वाला सेंट्रियोल उठार लिया, और फिर उसके बाद चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है उसका अपना, 1 से 2, 2 से 4। हाँ सर, समझ गए सर। हाँ, कोई बोल रहा था बीच में सर? हेलो, हम बाबुल बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो बाबू। कह रहे हैं कि सर जब एग और स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो जायगोट बनेगा, तो यहाँ पे तो स्पर्म के पास एक ही सेंट्रियोल है, तो जब वहाँ सेल डिवीजन होता है तो कम से कम 2 सेंट्रियोल चाहिए कम से कम मेटाफेज में। तो हाँ, दो सेकेंड सेंट्रियोल कहाँ से आएगा फिर उस समय? यही मतलब कि एस फेज में फिर सिंथेसिस हो जाएगा सेकेंड दूसरा सेंट्रियोल। वहां पर सेकेंड सेंट्रियोल जो है ना उसी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से डिराइव हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसी सेंट्रियोल से मतलब दूसरा सेंट्रियोल बनेगा एक और? हाँ, छोटा सेंट्रियोल क्या है? रिपीटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यूनिट कॉम्प्लेक्स। बहुत सारा एक प्रोटीन यूनिट है, पॉलीपेप्टाइड यूनिट। समझो कि जैसे एक पॉलीपेप्टाइड है एंड कुछ पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स मिल करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और बहुत सारा वैसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिल करके एक सेंट्रियोल बनाया। तो कुछ रिंग उससे से निकल के डिसोसिएट होकर के 2 छोटा छोटा सेंट्रियोल बना लिया। तो सर ओवा के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता है इसका मतलब? ओवा जब डिवीजन, क्योंकि उसको तुरंत डिवीजन करना है, सेंट्रियोल बनाने में टाइम न